हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम सोनू तिवारी फ्रॉम विद्यादिति फाउंडेशन। पिछले वीडियो के अंदर अपन सब लोगों ने कुछ रेड फ्लैग्स की बात की थी रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। इस बार अब जैसे कि मैंने बोला था कि अपन किसी भी एक डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो अपन बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी स्कूल्स वगैरह में जब आप देखें तो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, मगर आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। अधिकतर बोल दिया जाता है बच्चा बदमाश है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है, कंसंट्रेट नहीं करता है, एक्सेट्रा। ओके, लेकिन यदि आप बच्चे की टेस्टिंग करवाएंगे या बच्चे पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं वो चीज़ें वो लर्न कर ही नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले समझिए लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी कई तरीके की है, मगर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अपन पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है कि लैंग्वेज को नहीं समझ पाना, आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस यदि एक से ज़्यादा हों तो उन्हें फॉलो नहीं कर पाना, उन्हें समझने में प्रॉब्लम होना, लिखा हुई चीज़ों को इजी गोइंगली रीड ना कर पाना, कॉन्फिडेंस लो चला जाना, बच्चे का बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहना, किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस ना करना, अटेंशन नहीं देना, पढ़ाई के नाम से ही अपना जी चुराना, मैथ्स के अंदर कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम, वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम, नंबर्स को सीक्वेंस वाइज ना लिखना, ABCD को उल्टा सीधे वे में लिखना, जो वर्ड सेम है जैसे B है, D है, या फिर जैसे H है, I है, या इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अंदर कंफ्यूज हो जाना। कई बार यहाँ तक कि वर्ड्स को असेंबल करके बोलना, जैसे कि क म ल कमल, तो वो बच्चे पूरा क म ल तो बोलेंगे मगर कमल बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों की स्पीच भी कई बार डिलेड आती है, लेट आती है। उसके अलावा मोटर कोऑर्डिनेशंस मीन्स कि कैच करने में दिक्कत, टूल शूज़ की लेस बांधने में दिक्कत, क्योंकि उसके अंदर हैंड का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जर्नल जो काम होते हैं, ईटिंग वगैरह है, खुद को क्लीन करना है, नहाना है, ये चीज़ें ये बच्चे फिर भी कर लेते हैं। सोप लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, सोप को हटाने में दिक्कत हो सकती है। मगर अब आप बोलेंगे कि ये बच्चे साइकिल चलाने में अच्छे होते हैं, इनकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी होती है, तो हाँ, इनकी बैलेंसिंग में भी अच्छी हो सकती है। मगर जब आप इनको दोनों हाथों से रिलेटेड कोई भी काम दे रहे हैं या फोकस वाला कोई भी काम दे रहे हैं, नॉट बैलेंसिंग, फोकस, जिस चीज़ के ऊपर इनको फोकस करना है, तो उसके अंदर ये बच्चे पीछे रह जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग डिसेबिलिटी की। तो अब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पे आते हैं कि बेसिकली वैसे तो कई तरीके की होती है, मोर देन 7, बट अब बेसिकली जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है जो आसानी से देखी जाती है वो कौन सी होती है। फर्स्ट इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है कि बच्चे को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको फॉलो करने में दिक्कत होती है, और यदि 3-4 इंस्ट्रक्शंस एक बार में दे दिए जाएँ तो वो उन 3-4 में से कोई 1 या 2 काम कर लेगा, बाकी वो काम नहीं कर पाएगा। वो भूल जाएगा कि बाकी उसे और क्या कहा गया है। अपने आप को मैनेज नहीं रख पाएगा, कभी बॉक्स गिर रहा है, कभी किताबें गिर रही है, और यदि सब कुछ आपने सेटल करके दे भी दिया तो बैग पैक करते समय कुछ ना कुछ टेबल पे भूल जाना, स्कूल में अपने सामान को भूल जाना, तो ये चीज़ें डिसलेक्सिया के अंदर आती है। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट ADHD। ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। इन बच्चों का अटेंशन एक जगह ज़्यादा देर नहीं रहता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। हाइपर एक्टिव मतलब किसी भी काम को ज़्यादा देर तक नहीं करते हैं, एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं। अलमारियाँ खोलना, ड्रॉर खोलना, जिनमें से इनको कुछ नहीं चाहिए होता है, इन्हें कोई काम नहीं होता है, मगर उसे ओपन करना। यदि आप सब लोग टीवी ऑन करके मूवी भी देख रहे हैं, पूरे फैमिली मेम्बर्स, तब भी ये एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, लेटेंगे, उठेंगे, वापस बैठ जाएंगे, कभी पिलो लेंगे, तो टिक करके ये बच्चे नहीं बैठते हैं। और इसी कारण से इनका अटेंशन भी जो है वो बहुत कम होता है, अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। जितनी देर ये टिकते हैं उतनी देर अटेंशन देते हैं। जैसे ही ये लोग अपनी अदर एक्टिविटीज़ या फिर बोल सकते हैं हाइपर होते हैं, तब अटेंशन फोकस हट जाता है। थर्ड वन इज़ डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के अंदर वही मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स, नंबर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है।
नंबर की सीक्वेंसिंग में दिक्कत आती है, बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शंस इनमें भी दिक्कत आ जाती है, नंबरिंग समझने में ही इन लोगों को दिक्कत होती है। टेबल्स आप याद कराएंगे तो टेबल्स लर्न कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, इंग्लिश कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे, मगर मैथ्स नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इनको नंबर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कैलकुलेशंस फिर नेचुरल बात है बहुत इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। देन इज़ डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया रिलेटेड होता है राइटिंग से। बच्चे की राइटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चे की राइटिंग ही ख़राब हो। डिस्ग्राफिया में बच्चे की राइटिंग ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी स्लैंट कर सकती है। ओके, उनको लाइंस का परसेप्शन क्लियर नहीं होता कि यदि इंग्लिश लिखना है तो कितनी लाइंस यूज़ होनी चाहिए, हिंदी लिखना है तो कितनी लाइन यूज़ होनी चाहिए, मैथ्स है तो बॉक्स के बाहर नहीं निकलना चाहिए, या बहुत छोटा लिखेंगे, बहुत बड़ा लिखेंगे, या फिर जैसे कि आपने टू ही लाइन बना दी है तो वो उस लाइन के ऊपर भी नहीं लिखेंगे, या तो लाइन के ऊपर चला जाएगा या वो लाइन के नीचे आ जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ग्राफिया। एंड लास्ट इज डिस्फ्रैक्सिया। डिस्फ्रैक्सिया इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोटर कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चा शू लेस बांधना, बटन बंद करना, कैच करना, अच्छे से अपने बालों को कोम करना, यदि सोप लगा लिया तो उसको वॉश करना, इनमें बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, शैम्पू करना। ओके, तो ये थी टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी जो कॉमनली देखी जाती है। अब यदि आपको कंफर्म ही करना है कि क्या आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसके लिए कुछ टेस्ट भी हैं। फर्स्ट इज़ कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, एंड सेकंड इज़ वेंचेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल। और भी ऐसे कई हैं जिसके अंदर आप बच्चे की टेस्टिंग करवा सकते हैं कि क्या सच में आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। बट इन टेस्ट से ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन वर्क करेगा। कई बार टेस्टिंग के अंदर बच्चे कर लेते हैं, या कई बार अपने लेवल से बहुत कम करके आते हैं बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। क्योंकि यदि लर्निंग डिसेबिलिटी है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस जो है वो लो ही जाएगा। तो इन स्केल से ज़्यादा वर्क करेगा आपका खुद का ऑब्जर्वेशन, एज अ मदर, एज अ फादर, फैमिली मेम्बर, टीचर्स। क्योंकि टीचर्स भी उनको इतने घंटे पढ़ाती हैं, उन्हें देखती हैं, उनके क्लासमेट्स, ब्रदर सिस्टर, तो ये लोग ज़्यादा जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ कोई दिक्कत बच्चे में है रिलेटेड टू लर्निंग। अब यदि हम बात करें कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस लो क्यों जाता है? जब बच्चा क्लास में हर बार बैक जा रहा है, या कोई मैम उसे बार बार बोल रही है कि तुम्हारा तो पढ़ने में ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा तो सारा ध्यान बदमाशी में है, तुम बदमाश हो, एक्सेट्रा बातें, घर पे आके भी यही बात कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, सबके बीच में बच्चे के लिए बार बार बोल देना इसे तो याद ही नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं है, बदमाश है, तो बच्चे का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। सेकंड चीज़ जो बच्चा करता है, अधिकतर जो बच्चे करते हैं वो ये है कि अपना लो कॉन्फिडेंस लेवल छुपाने के लिए और अपनी कमियां छुपाने के लिए वो लोग हाइपर हो जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं, उनसे अपना टेंशन जो होता है, अटेंशन जो उनको लेना होता है वो आपसे ले लेते हैं। जैसे कि आपने बोला कि बेटा ये वास मत छेड़िए, और वो बार बार वास को छेड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो कहीं आप लोग दे नहीं रहे, या हम लोग दे ही नहीं पाते, तो हम लोग उसे हमेशा नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ से ही आपका अटेंशन लेने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट थिंग, आप सबके सामने या अकेले में भी ये बात मत बोलिए कि तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तुम्हें याद ही नहीं होता, तुम बदमाश हो। तो इस तरीके की नेगेटिव बातें बच्चों के सामने नहीं बोलनी है। इसकी जगह आप ये बोल सकते हो कि बेटा हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा लर्न करेंगे तो लर्न हो जाएगा। और जब भी बच्चा कुछ लर्न कर ले तो उसे अप्रिशिएट करना। जब भी आप पढ़ने बैठे तो पुराना थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करना। तो इन चीज़ों से बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपग्रेड होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, और वो जब पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा होगा तो नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि ठीक है चलो हमने ये सब कुछ भी कर लिया, यहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी तो फिर भी वहीं की वहीं है, अब हम लोग क्या करें? तो आपकी हेल्प कर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर्स। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से इन्हें हैंडल किया जाए, इनके लूज़ कॉन्फिडेंस को वापस ऊपर लेके आया जाए।
ओके, एज अ पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं? एज अ पेरेंट आप चैप्टर जो है बच्चे को बोथ लैंग्वेजेस के अंदर समझाने की कोशिश करिए। बच्चे को चैप्टर की जिस्ट बना के दीजिए, ए स्मॉल पैरा कंक्लूजन्स बना के दीजिए, ताकि बच्चा वो चैप्टर इजी गोइंगली याद रख सके। कोई भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट वो 1 वर्ड के अंदर जवाब दे सके। गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनको दी जाती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड इन वर्किंग आवर्स ऑल्सो, इन स्कूलिंग आवर्स। ओके, लाइक प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेटर्स, प्रोवाइडिंग काउंसलर, एग्ज़ाम्स के अंदर राइटर प्रोवाइड करवाना, रीडर प्रोवाइड करवाना। उनका जो यदि राइटिंग में बच्चा स्लो है तो उसके लिए टाइम को स्पेंड कर देना। यदि उन्हें क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है तो उन्हें क्वेश्चन समझाने के लिए कोई ना कोई हेल्पर देना। तो गवर्नमेंट ने भी ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। इसके अलावा आप भी स्कूल में जा कर के प्रिंसिपल से, टीचर से, स्पेशल एजुकेटर से बात कर सकते हैं कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप टीचर से, स्पेशल एजुकेटर से, प्रिंसिपल से बोल सकते हैं कि हमें आपकी एक हेल्प चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा रीडिंग में वीक है। आप सब बच्चों के सामने उसे रीडिंग करने को नहीं बोलेंगे। यदि बच्चा किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहा है तो उसके मार्क्स सबके सामने रिवेल नहीं करेंगे। यदि बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो आप उसे बोर्ड के ऊपर आके सम कंप्लीट करने के लिए नहीं बोलेंगे। उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बातें जो हैं वो क्लास में नहीं बोलेंगे। और यदि कोई बच्चा भी बोल रहा है तो उसे रोकेंगे, उसे बोलेंगे कि ओके कोई बात नहीं, इसे नहीं आता तो आप सिखा दो या इसे हम सिखा लेंगे। ओके, उससे क्या होगा कि बच्चा जिस चीज़ को फेस करने में बार बार डर रहा है कि मैं स्कूल में वर्क कंप्लीट नहीं कर पाया तो आज मार्क्स रिवेल होंगे, मैं फ़ेल हो गया तो उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लो जाता है। बच्चे में कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है, इवन बच्चा डिप्रेशन मोड में भी चला जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम ये हेल्प टीचर से ले सकते हैं कि यदि बच्चे की नोटबुक कंप्लीट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बट एटलीस्ट आप क्लास में सबके सामने मत बोलिए। रीज़न बिहाइंड ये नहीं है कि हम बच्चे को कोई ओवर पैम्पर कर रहे हैं या प्यार दे रहे हैं या कोई उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट हम उसे सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे यदि किसी बच्चे को फ़ीवर होता है तो पेरेंट्स बोलते ही हैं ना कि आप फ़ीवर होते ही मेडिसिन दे देना, आप हमें कॉल कर देना। तो यदि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो ये थोड़े से सपोर्ट में क्या गलत बात है? एवरीवन कैन हेल्प यू, ओके, एंड दे शुड हेल्प यू, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये फैसिलिटी आपको दे रखी है, ये राइट आपको दे रखा है कि आप इस तरीके की डिमांड्स स्कूल में जाके कर सकते हैं। उसके अलावा लर्निंग के अंदर आप क्या करेंगे? लर्निंग के अंदर फर्स्ट थिंग आप छोटी छोटी सी चीज़ों को ही एक बार में लीजिए। यदि बच्चा जस्ट सीख ही रहा है, छोटा है, तो यदि आपने उसके उसके साथ में लाइन्स लिए तो लाइन्स ही लीजिए। अब लाइन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डॉट्स लगा रहे हैं और बच्चे से लाइन बनवा रहे हैं, नहीं, आप उसे एक वॉल दे दीजिए कि वॉल तुम्हारी है, ये चौक लीजिए, इसके ऊपर आप अपने आप लाइन ड्रॉ करिए। ये स्लैंटिंग लाइन ही होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर लाइन, नॉट लाइक स्क्रिबलिंग कि आपने पूरी वॉल गंदी कर दी, नहीं। आप उसे बोलिए आप ए लिखिए वॉल के ऊपर, ओके। उसको करवाने का भी एक तरीका रखिए कि ओके आप अपन कैसे करेंगे, गोज अप गोज डाउन देन कट ए, ओके। बी के लिए स्टैंडिंग लाइन, सेमी सर्कल। तो लेकिन पहले उसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, सेमी सर्कल। अब आपको लगेगा ये सब कुछ तो हर प्ले ग्रुप में होता है, नर्सरी में भी होता है, हाँ वहाँ पे होता है, लेकिन एक लाइन के लिए वहाँ पे कितना टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक लाइन के लिए यदि मान लीजिए मैक्सिमम 6 डेज़ दिए गए, तो क्या आपका बच्चा वो 6 डेज़ में वो लाइन प्रॉपर बना पाता है? नहीं, वो 6 डेज़ में सिर्फ प्रॉपर ट्रेसिंग कर पाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वर्क आपका है कि घर पे आप उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। जब आप बच्चे को 1 2 3 ये सिखा रहे हैं तो साथ में ऑब्जेक्ट्स रखिए। 1 के साथ में 1 ऑब्जेक्ट, 2 के साथ में 2 ऑब्जेक्ट, 3 के साथ में 3 ऑब्जेक्ट। तो बच्चे के लिए ईजी हो जाएगा उन चीज़ों को समझना, उन नंबर्स को समझना। अब आप बोलेंगे 10 के बाद में क्या? ओके, आप 10 स्टिक्स रख लीजिए छोटी छोटी सी, 1 to 10 तक आपने उसको स्टिक्स रख के दी। नाउ
क्या करेंगे, उन स्टिक्स का एक बंडल बनाएंगे, उस पर एक रबर बैंड लगाएंगे। दिस इज़ नाउ 10, ओके। तो हमने यहाँ पे रखा 10, दिस विल कॉल 1, 1 1 11, 1 2 12। तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि 12 मीन्स दिस इज़ 10 एंड दिस इज़ 2, दिस बिकम्स 12। हो सकता है बच्चे को फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में भी ये बात समझ नहीं आए, बट धीरे धीरे वो समझने लगेगा। जब आप उसे बताएंगे ओके ये 10 स्टिक्स हो गई, हमने इसका बंडल बना लिया, अब हम 10 को यहाँ पर रखेंगे, 10 एंड 1 11 एंड नाउ 10 to 12, 10 3 13। यदि और सिंपल जाना है तो बच्चे को बोलिए ये जो बंडल है 10 का, हम इसे 1 बोलेंगे, यदि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादा है तो मे बी स्कूल में कोई भी सिस्टम चल रहा हो, आप वो ही चीज़ लेंगे जिससे आपका बच्चा इजी गोइंगली वर्क कर पाता हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे टेबल चेयर के ऊपर लेके बैठें जी, क्योंकि पहले ही वो पढ़ना पसंद नहीं कर रहा है, तो मे बी वो टेबल चेयर को अवॉइड करे, वो लर्निंग एनवायरनमेंट को ही अवॉइड कर दे। तो आप पार्क में जा रहे हैं, पार्क में उसे बोलिए ओके मुझे नीचे पड़े हुए 4 फ्लावर्स ला के दीजिए, उसे पिकिंग करना ये सब चीज़ें मत सिखाइए। उसे बोलिए नीचे पड़े हुए 5 फ्लावर्स ला दो, या 5 स्टिक्स ला दो, या मुझे 10 लीव्स ला दो, ओके। तो इस तरीके से हम मैथ्स के अंदर काफ़ी चीज़ें बच्चे को करा सकते हैं। अगेन कमिंग टू हिंदी, हिंदी सबसे ज़्यादा टिपिकल हो जाती है बच्चों के लिए, इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके अंदर कर्व्स, लाइंस बहुत ज़्यादा आती है, ओके। आपको भी पता है कि हिंदी अपने आप में कितना टफ है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, बच्चे को सबसे पहले सेमी सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन ये 2 सिखाएंगे। जब तक बच्चा सेमी सर्कल और स्ट्रेट लाइन नहीं कर लेता, आप बच्चे को कभी भी हिंदी में राइटिंग वर्क नहीं कराएंगे। हाँ, आप हिंदी में ओरल कराइए, आइडेंटिफिकेशन कराइए, मगर राइटिंग पे मत जाइए। जब तक कि वो इंग्लिश और मैथ्स प्रॉपर नहीं लिखने लग जाता, हिंदी पे मत जाइए। हिंदी हम उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज का अपन जो सेशन है, वीडियो है, ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे मैं आपको और टिप्स दूंगी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ में कैसे वर्क किया जाए फ्रॉम द लेवल ऑफ नर्सरी टू 5th 6th क्लास, बट इट विल टेक सम टाइम। तो हम बीच में दूसरी डिसेबिलिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हाँ, जो मेरा फर्स्ट पार्ट अभी जो होगा, फर्स्ट पार्ट उसका हाफ पार्ट जो होगा वीडियो का, वो लर्निंग डिसेबिलिटी के टिप्स के ऊपर ही होगा। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं, या आप कोई इशू बच्चे के साथ में फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका यहाँ पे जवाब दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर से आपकी क्वेरीज़ का जवाब दूँगी। उसके अलावा यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है, कोई भी इश्यूज़ होते हैं, तो प्रॉब्लम होती है, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। Vidya Aditi Foundation is always there to help you. Thank you.